क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तैमूर ने उसे गन के साथ उलझते देखा तो जांचती नजरों से गन का जायजा लेने लगा। काफी देर से गोली अंदर फंस गई है, निकालने की कोशिश कर रहा हूं मगर निकलती ही नहीं। वो अब खिंचलाहट का शिकार था। मुझे दिखाओ, मैं कोशिश करके देखता हूं, शायद निकल जाए। तैमूर ने कहते हुए गन उसके हाथ से ली और चेक करने लगा। वो बार बार गन लोड अनलोड करके चेक कर रहा था। इसी दौरान गोली चली और चौंके गोली का रुख महरोज की जानिब था। महरोज पेट पर हाथ रखे जमीन पर गिरा तड़पने लगा। अली गुल दूर से ये कार्रवाई देख रहा था, उल्टे पैरों दौड़ गया। तैमूर ने महरोज के गाल थपथपाए मगर वो नींद की आगोश में जा चुका था। इर्द गिर्द की जमीन उसके खून से तर हो रही थी। तैमूर ने उसकी नब्ज पर हाथ रखा मगर वो खामोश हो चुकी थी। सख्ते की कैफियत में तैमूर के हाथ से महरोज का हाथ छूट गया। तैमूर अपनी हवेली के मर्दान खाने में बैठा पूरी कहानी मीर परवेज के सामने दोबारा दोहरा रहा था। मीर परवेज किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए खला में घूर रहा था। मसरूर गजीनी तासुफ से हाथ मलते हुए इधर से उधर चक्कर काट रहे थे जब अचानक फिजा जबरदस्त फायरिंग की आवाज से गूंजने लगी। वो तीनों बदहवास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मसरूर गजीनी ने बाहर के जानिब कदम बढ़ाए मगर तैमूर ने दौड़कर पीछे से उनका बाजू थाम लिया। भाई, आप ठहरें, मैं देखता हूं, और कब तक मैं ना कहूं आप बाहर नहीं निकलेंगे। ये कहता हुआ वो दीवार पर लटकी हुई गन उठाए बाहर निकल गया। मसरूर उसे रोकते रह गए मगर वो अनसुनी करता निकलता चला गया। मीर परवेज और तैमूर समझ गए थे कि शराजियों ने उन पर हमला कर दिया है। 1 घंटे से वो लोग एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे मगर मीर परवेज और तैमूर के पास गोलियां नाकाफी थीं, जबकि असद शाह पूरी तैयारी के साथ आया था। पूरा सनपूरा गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकलकर ये खून रेजी रोकने की कोशिश करे। सब अपने घरों में दुबके हुए थे। तैमूर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मीर परवेज को भी एक गोली लग चुकी थी मगर उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो मुसलसल अपने बचाव की कोशिश कर रहे थे। असद शाह आज ही सारे बदले चुकाने आया था। दर हकीकत वो महरोज के कत्ल का बदला नहीं, अपनी मोहब्बत के लुट जाने का हिसाब बेबाक कर रहा था। इस वक्त उसे अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो बस तैमूर गजीनी को मौत के घाट उतारना चाहता था। मरने से पहले वो अपने सुलगते दिल को तमानियत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सफेद बेदाग कमीज खून के धब्बों से सुर्ख हो चुकी थी मगर उसके सर पर खून सवार था। वो और उसके कारिंदे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। समीना बेगम अपने कानों पर हाथ रखे मसरूर गजीनी से लिपटी हुई धाड़ें मार मार कर रो रही थी। गोलियों की आवाजों से उनका कलेजा फटा जा रहा था। बिलाखिर मसरूर गजीनी खुद पर और जबर न कर सके और हवेली के इस अहाते की तरफ पहुंच गए जहां से तैमूर और परवेज इन लोगों से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तैमूर को खून में लथपथ गिरा देखा तो लपक कर उस तक पहुंचे। उसका सर अपनी गोद में रखे वो फूट फूट कर रोने लगे। अपने हाथों से उसके चेहरे और पेशानी से बहते खून साफ किया। तैमूर बुरी तरह हाथ पैर फेंक रहा था। उनका लम्स पाकर कदरे पुरसकून हो गया। वो बमुश्किल आंखें खोले उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और फिर चंद लम्हों बाद उनकी गोद में सर रखे दम तोड़ गया। मसरूर गजीनी की धाड़ ने हवेली के दरोबाम हिलाकर रख दिए। मीर परवेज भागकर वहां पहुंचा मगर तैमूर गजीनी उसके बचपन का दोस्त, उसका राजदार, उससे हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। मसरूर गजीनी भाई के सीने पर सर रखे बिलक बिलक कर रो रहे थे। मीर परवेज की आंखों में खून उतर आया। वो अपनी गन संभाले यकदम उठा। मसरूर गजीनी ने उसका हाथ थाम लिया और नफी में सर हिलाकर उसे मजीद तबाही से रोकने का इशारा किया मगर वो आपे से बाहर हो चुका था। उसने धीरे से मसरूर से अपना हाथ छुड़ाया और मजबूत कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही मीर परवेज ने असद शाह के सीने का निशाना लिया और ब्रेस्ट खोल दिया। असद शाह इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था। एक साथ अनगिनत गोलियां असद शाह को लहू लहान कर गईं। उसके हाथ से गन छूटकर गिर गई और साथ ही वो खुद भी जमीन पर बैठता चला गया। असद शाह के कारिंदों ने जवाबन मीर परवेज पर अंधाधुंध फायरिंग की और वो दीवार से लगकर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उसके बाद फिजा जामद हो गई। हर तरफ बारूद की बू फैली हुई थी
اور اس بو میں 3 خاندانوں کی دوستی، رشتہ داری اور پھر دشمنی کی داستان رقم تھی۔ پشتنی دوستی نے دشمنی کی جگہ لے لی تھی، اپنے اپنے علاقوں پر بھی حدود مقرر کر دی گئی تھیں اور ایک علاقے کے رہائشی کا دوسرے کے علاقے میں قدم رکھنے پر پابندی تھی۔ پابندی کا پاس نہ رکھنے والے خاندانوں کو صفدر شاہ اور میر جعفر نے اتنی سخت سزائیں دی کہ دوبارہ پھر کسی نے یہ جرت کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ صفدر شاہ اور میر جعفر کے ساتھ اب یہ دشمنی میر سجاول اور معظم شاہ بھی بخوبی نبھا رہے تھے۔ اسد شاہ، میر پرویز اور تیمور غزنی کی موت پر تینوں گھروں اور پورے گاؤں میں قیامت برپا تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ صدیوں پرانی دوستی اور رشتہ داری کا اتنا بھیانک انجام ہوگا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ بی بی جان کو اپنا صدمہ سب سے بڑا لگ رہا تھا۔ ان کا شیر جوان بیٹا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا، جس میں ان کی جان بستی تھی، اور ان کی نازوں پلی بیٹی زینب، جس کی زندگی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی اسے زندگی کی کئی بہاریں دیکھنا باقی تھیں۔ تقدیر نے بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھا کر اس کی زندگی سے سارے رنگ چرا لیے تھے۔ وہ اب تک سکتے کی کیفیت میں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس کا انتظار وہ انگلیوں پر دن گن گن کر رہی تھی، جو اس کی قسمت میں لکھ دیا جا چکا تھا، وہ اس کا ہو کر بھی اس سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس ملال نے اس سے قوت گویائی چھین لی تھی۔ نہ وہ بی بی جان کی طرح بین کر رہی تھی، نہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، بس ٹھوس پتھر بنی ٹکر ٹکر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کب اسد شاہ کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا، کب بی بی جان بے ہوش ہو کر گر گئیں، کب رخسانہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئیں، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ پوری حویلی میں صفے ماتم بچھی تھی۔ بی بی جان سے لے کر گھر کے ملازم تک ماتم کر رہے تھے۔ اس گھر کا لاڈلا شہزادہ لحد میں اتار دیا گیا تھا، مگر حیدر علی شاہ کو لگی چپ نہیں ٹوٹی۔ پھر یہی چپ انہیں بہت ہی جلد اسد شاہ کے پاس لے گئی۔ وہ اسد شاہ کی موت کا صدمہ زیادہ عرصہ جھیل نہیں سکے اور چند مہینوں کے وقفے سے بی بی جان اور حیدر علی شاہ دونوں ہی انتقال کر گئے۔ رخسانہ پوری حویلی میں بولائی بولائی پھرتیں۔ زینب نے خود کو ایک کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ میر اور غزینیوں سے دوستی کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ خونی دشمنی نے لے لی تھی۔ سندس نہ تیمور غزنی کی زندگی میں آسودہ تھی اور نہ اس کی دن رات میں تیمور کی موت سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر اجڑ گیا تھا، اور اس بار ایسا اجڑا تھا کہ اس کی روح تک ویران ہو گئی تھی۔ اس کی ذات میں موت کا سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر اپنے رب سے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقدیر نے پہلے ہی اسد شاہ سے اسے جدا کر کے اس کے جینے کی وجہ چھین لی تھی، مگر اس کی موت نے تو سندس کے حواس ہی چھین لیے تھے۔ اس پر بیوگی کی تکلیف، بھائی کی موت کا غم اور اسد شاہ کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ اس کسک نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں شدید تکلیف محسوس کی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی سمینہ بیگم اور مسرور کے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور دستک دی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ اس حادثے نے سمینہ بیگم کی نیندیں بھی چھین لی تھیں۔ تیمور کی موت نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے وہ تیمور کو اپنا دیور نہیں بیٹا سمجھتی تھی، اور تیمور نے بھی ہمیشہ بیٹا ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ سندس، اتنی رات کو یہاں، تم ٹھیک تو ہو؟ سمینہ نے اس کے پسینے میں شرابور چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے استفسار کیا۔ بھابھی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے بھائی کو بتا کر آتی ہوں۔ انہوں نے فوراً ہی اس کی تکلیف کی نوعیت کا اندازہ لگا لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ پھر پلٹ کر مسرور غزنی کو مسئلے سے آگاہ کیا اور میر حویلی فون ملایا، اس خیال سے کہ وہاں سے فائزہ یہاں پہنچ جائے اور سندس کے پاس موجود رہے۔ ویسے تو فائزہ نے پہلے سے ہی اپنی حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ جہاں آرا، جس نے سندس کی پرورش بھی اپنے ہاتھوں سے کی تھی، اسے تیمور کی موت کے بعد سے مستقل سندس کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے سمینہ اسے ایک کمرے میں لے گئیں۔ سارا انتظام انہوں نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔
मगर सुंदस की बिगड़ती हालत उनके हाथ पांव फुलाए दे रही थी। वो खुद भी बीमारी की वजह से कमजोर हो गई थी। सुंदस की हालत से मसरूर को आगाह करने के लिए वो अपने कमरे की तरफ गई थी। तभी सुंदस ने बहुत खूबसूरत मगर कमजोर सी जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। मगर उसकी हालत अबतर हो रही थी। उसने हाथ पांव छोड़ दिए थे। मुलाजमा एक बच्ची को गोद में लिए समीना को सुंदस की तशवीशनाक हालत की खबर देने के लिए दौड़ गई। जहां आरा, जो किसी काम से किचन की तरफ गई हुई थी, कमरे में दाखिल हुई, सुंदस नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि एक बच्ची उसके पहलू में मौजूद थी। जहां आरा ने इधर उधर देखा और बच्ची को गोद में उठाकर कमरे से निकलकर किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में मौजूद खिड़की के पास पहुंचकर उसने हाथ बढ़ाकर बच्ची बाहर खड़े आदमी को थमा दी और उसे जल्दी इस जगह से निकलने की तंबीह करके वापस कमरे की तरफ चली गई। समीना, मसरूर और हवेली की दूसरी मुलाजमा जब कमरे में पहुंचे तो सुंदस की रूह परवास कर चुकी थी, मगर दूसरी बच्ची वहां से गायब थी। समीना चकराकर मसरूर के बाजुओं में झूल गई। मसरूर गजीनी को यकीन हो गया कि शिराजी ही घात लगाए बैठे थे और उन्होंने ही तैमूर की औलाद को गायब करवा दिया है। अब मुलाजिम भी उनके लिए काबिल भरोसा नहीं रहे थे। उन्होंने दोनों मुलाजमों को सख्त लहजे में ताकीद की कि सुंदस के यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई थीं। इस बात की खबर हवेली के इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मसरूर गजीनी दूसरी बच्ची को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। वो उनके चहेते मरहूम भाई की आखिरी निशानी थी। उन्होंने अपने करीबी और काबिल भरोसा दोस्त को कॉल की और सुंदस की तदफीन तक अरूश को उसकी बीवी के हवाले कर दिया। किस्मत की मेहरबानी से अरूश दुश्मनी की भेंट चढ़ने से वक्ती तौर पर तो बच गई थी, मगर वो जानते थे वो सफदर शाह से ज्यादा देर तक उसे नहीं बचा सकते। जब वो हवेली में से बच्ची को गायब करवा सकता है तो भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और वो इस बच्ची को भी जिंदा नहीं रहने देगा। जब भी उसे मौका मिलेगा वो जरूर वार करेगा। और अब मसरूर कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। वैसे भी उनके बाद अरूश ही इस खानदान की वाहिद निशानी होती। इसी खदशे के पेशे नज़र मसरूर ने सुंदस की जुड़वा बेटियां पैदा होने वाली बात उसके घर वालों से भी राज रखी थी। तैमूर और अपने खानदान की आखिरी निशानी को वो किसी भी कीमत पर सफदर शाह के हाथों मिटाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पल में फैसला किया और सुंदस की तदफीन के ठीक एक हफ्ते बाद वो अपनी आबाई हवेली, जमींदारी, गांव, रिश्तेदार और तकरीबन सब ही छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए रूपोश हो गए। फायजा ने जहां आरा को ये काम नहायत राजदारी से करने के लिए सौंपा था। फायजा का हुक्म था कि सुंदस के यहाँ पैदा होने वाले बच्चा किसी भी सूरत दुनिया में सांस न ले सके और पैदा होते ही उसका कत्ल कर दिया जाए। उसकी हरीस और लालची फितरत ने उसे इंतहा पसंद बना दिया था। वो हरगिज भी हवेली और जमीन जायदाद में सुंदस की औलाद की हिस्सादारी नहीं चाहती थी। उसके बच्चे को कत्ल करवा कर वो किसी न किसी तरह सुंदस को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी थी। उसे अब हवेली और उसके मामलात में किसी की भी शराकत या मुदाखलत मंजूर नहीं थी। मीर गजनफर और मेहरबानों का कांटा तो खुद ब खुद ही निकल चुका था। मीर जफर अली के इंतकाल के बाद मीर गजनफर अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन मुकीम हो चुके थे। मीर परवेज की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। वो मसरूर से भी मशावरत कर चुके थे कि सुंदस की डिलीवरी के बाद वो उसे भी लंदन ले जाएंगे ताकि उसकी आबो हवा बदले और वो अपने बारे में कोई फैसला कर सके। मसरूर को भी उनके इस फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं था। नहीं वो पुस्त जहनीत के मालिक थे जो सुंदस की दूसरी शादी या दोबारा घर बसाने पर एतराज़ करते, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि सुंदस इस माहौल से बाहर निकल जाए। मसरूर ने सुंदस के मुस्तकबिल के किसी भी फैसले का इख्तियार मीर गजनफर को सौंप दिया था। इस काम के लिए उसने जहां आरा को बहुत बड़ी रकम से नवाजा था और साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर उसने कोई चालाकी या उससे गद्दारी की तो वो जहां आरा को उसके बेटे समेत कत्ल करवा देगी। चूंकि अब हवेली के अंदरूनी मामलात में फायजा की ही हुक्मरानी थी, वो हवेली की कुल मुख्तार फायजा बन चुकी थी। जहां आरा को उसकी हुक्म अदूली यकीनन महंगी पड़ सकती थी। इसलिए उसने इस वक्त तो फायजा के हुक्म के मुताबिक सुंदस की बच्ची को गायब करवा दिया था, मगर उसका ज़मीर उसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो इस मासूम को मौत के घाट उतरवा दे। जहां आरा ने उस काम के लिए अपने बेटे को शहर से बुलवा लिया था,
जो शहर में मुकीम था, मगर उसे हिदायत दी थी कि वो बच्ची को अपनी सरपरस्ती में ले, क्योंकि वो शादी के 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी बे औलाद था। फायजा को उसने यही इत्मीनान दिलाया था कि उसके शौहर ने बच्ची को मारकर दफना दिया है। जहां आरा ने फायजा का साथ मजबूरी में दिया था, वो दिल से सुंदसियां उस हवेली का बुरा नहीं चाहती थी, मगर रोजी रोटी के खातर मजबूर होकर रह गई थी। उसने अपने बेटे को उसी रात सुंदस की बेटी को उसके साथ शहर रवाना कर दिया था और फायजा को भिनक भी पड़ने नहीं दी थी कि सुंदस ने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया है।